हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने जो मेन ध्येय है, आपका मेन टारगेट है स्टडी करना, वो कर ही रहे होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। इंटरमीडिएट की बायोलॉजी में आपको जानकारी है 5 चैप्टर कम कर दिए गए हैं, यानी 30% कोर्स कम कर दिया गया है। अब इसमें जो 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। मानव जनन का 2nd पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने कमेंट्स लिखें, लाइक करें, ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाए और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं। आइए हम लोग 2nd चैप्टर में 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका 2nd पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। 2nd पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसकी स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा समझेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वह है ओवरी। कौन सा पार्ट है? ओवरी। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन ऑर्गन होता है। बाकी सब एसेसरी ऑर्गन है, यह मेन ऑर्गन होता है ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 1 पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती हैं। इसमें से केवल एक ही ओवरी 1 टाइम पर एक्टिव होती है, बाकी ओवरी इनएक्टिव होती है। 2nd ओवरी इनएक्टिव हुआ करती है। ओवरी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू या फिलामेंट के थ्रू यह इस से जो इसका 3rd पार्ट होता है यूटेरस यानी गर्भाशय, इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसी ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है। इसका 2nd पार्ट है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। कौन सी स्ट्रक्चर है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। इसी को ओविडक्ट भी बोल देते हैं। ओविडक्ट कह दें, फैलोपियन ट्यूब कह दें या अंडवाहिनी कह दें। 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इस फैलोपियन ट्यूब का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यह फनिल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होती है? फनिल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। नेम क्या है? इनफंडीबुलम। ये फनिल यानी कीप की तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं और ये जो हेयर्स हैं, ये निकलने वाले एग को यानी ओवम को अपनी ओर सक कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं, और यह ओवम इसी फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। इस फैलोपियन ट्यूब के ऐसे 3 पार्ट होते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है यह इस्थमस कहलाता है। क्या नेम है? इस्थमस। इसका नेम है इस्थमस। यह दोनों ही फैलोपियन ट्यूब आगे मिलकर के एक बड़ी चौड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको यूटेरस नाम दिया गया है। यूटेरस या गर्भाशय। इसी यूटेरस में एम्ब्रियो का यानी भ्रूण का यानी एक शिशु का डेवलपमेंट हुआ करता है। ये यूटेरस इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है।
यह पीछे की ओर आकर के सकरा हो जाता है। इस सकरे पार्ट को सर्विक्स कह देते हैं। सर्विक्स ये फोर्थ पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा ओवरी, वन पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ज्वाइंट रहती है, इसी में एग फॉर्मेशन होता है। सेकेंड फैलोपियन ट्यूब है, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं और फैलोपियन ट्यूब ओवरी से निकलने वाले ओवम को सक करके यानी एब्जॉर्ब करके यानी ग्रहण करके आगे बढ़ाती हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब यूटेरस में खुलती है। कहाँ खुलती है? यूटेरस में खुलती है। आगे यह यूटेरस पीछे की ओर सकरा होकर के सर्वेक्स फॉर्म करता है। क्या बनाता है? सर्वेक्स। सर्वेक्स का ये नेट पार्ट होता है, सबसे नीचे की ओर पाया जाता है और यह सर्वेक्स पीछे की ओर एक ब्रॉड पार्ट होकर के, एक फ्लैशी पार्ट होकर के वैजाइना बनाता है। क्या बोलते हैं इसको? वैजाइना। और यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। यह वैजाइना पार्ट है जो एक पोर द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इसमें कुल 5 पार्ट पढ़े। फर्स्ट पार्ट ओवरी, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड यूटेरस, फोर्थ सर्विक्स एंड फिफ्थ वैजाइना। शेष जो पार्ट होते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट हुआ करते हैं। आइए हम लोग एलएस ऑफ ओवरी देखते हैं। ओवरी की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्षैतिज काट, अंडाशय की क्षैतिज काट। एक जो ओवरी है, यह ओवरी चारों ओर से विशेष प्रकार की सेल्स द्वारा बनी हुई होती है। जो विशेष सेल होती है इसे जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं। क्या नेम है इसका? जर्मिनल एपिथीलियम। जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है यह बीच में 2 पार्ट द्वारा डिवाइड रहता है। कितने पार्ट द्वारा? 2 पार्ट द्वारा। इसको मीसोवेरियम कहते हैं। यह पीछे की ओर आकर के इस ओवरी को 2 इनकम्प्लीट पार्ट में डिवाइड करता है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट पार्ट नहीं। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो ओवरी को ब्लड सप्लाई का काम करती है। क्योंकि इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको ब्लड सप्लाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब यह जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है ये डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे बोल देते हैं ऊगोनिया। क्या नेम दिया गया है? ऊगोनिया। ये जो ऊगोनिया है, ऊगोनिया के आसपास एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर का नेम दिया गया है ग्रेफियन फॉलिकल। क्या नेम है? ग्रेफियन फॉलिकल। या इसी को बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राथमिक फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये फीमेल हार्मोन को सीक्रेट करती है। किसका सीक्रेशन करेगी? फीमेल हार्मोन। कौन सा फीमेल हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा फीमेल हार्मोन सीक्रेट होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन यहां से सीक्रेट होता है। इस फीमेल हार्मोन को फेमिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। नारी विकास हार्मोन, फेमिनाइजिंग हार्मोन, यह स्त्रियों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और यही आगे ओवम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। यह प्राइमरी फॉलिकल इस ओवम को डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। अब यह ऊगोनिया प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी ऊसाइट। ये कैसे होती प्रोसेस?
इसको हम लोग आगे गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे। युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस की 2 प्रोसेस होती हैं। स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनता है तो oogenesis। तो oogenesis के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये जो oogonia होती है यह oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो oocyte है प्राइमरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte बनाती है और इसका आगे डेवलपमेंट होता चला जाता है। जैसी डेवलपमेंट होता चला जाता है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, अभी ऊपर पढ़ रहे थे प्राइमरी फॉलिकल, अब ये डेवलप हो गई तो इसका नेम हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल अब ओवम को यानी सेकेंडरी oocyte को इस ओवरी से बाहर करने में हेल्प करती है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये oocyte इस ओवरी से बाहर निकलता है। इसको बोल देते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। इस सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। इससे एग बाहर हो जाता है और यह सेकेंडरी फॉलिकल एक डीजनरेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। कौन से स्ट्रक्चर? डीजनरेट फॉलिकल बनाती है। इस डीजनरेट फॉलिकल को एक नाम और दिया गया है। क्या नेम है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नेम इसका? कॉर्पस ल्यूटियम। यह सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओवरी के अंतर्गत। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम फीमेल हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन से फीमेल हार्मोन सीक्रेट करती है? हमने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल जो फीमेल हार्मोन स्रावित करती है उसका नेम है एस्ट्रोजन। लेकिन कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। क्या नेम बताए? प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। आगे चल करके उन हार्मोन के बारे में भी बता देंगे। कार्पस ल्यूटियम से यहाँ 2 हार्मोन सीक्रेट होता है। पहले हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे सीक्रेट होता है यह एग के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें? एग के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर हुआ करता है? फैलोपियन ट्यूब में। एग का फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है और उससे जो जाइगोट और एम्ब्रियो डेवलप करता है, इस एम्ब्रियो को यूटेरस में स्थित होने में, सिचुएटेड करने में हेल्प करता है। साथ में इसके डेवलपमेंट को भी हेल्प करता है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हेल्प करता है, यानी गर्भ विकास को प्रेरित करता है। और जब शिशु का जन्म होना होता है तब एक थर्ड हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नेम है रिलैक्सिन। ये इसी कार्पस ल्यूटियम से ही सीक्रेट होता है। इसका नेम क्या है? रिलैक्सिन। यह रिलैक्सिन हार्मोन शिशु जन्म को सुगम बनाता है। जब बच्चे का जन्म होना होता है उस समय इसको सुगम बनाना, उसकी जो मसल्स होती हैं, यूटेरस की मसल्स होती हैं, उनको फैलने में सहायता करना, और जब बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद उन्हें सिकोड़ने में सहायता करना और यूटेरस को रिलैक्स प्रोवाइड कराना। इसलिए इसका नेम है रिलैक्सिन हार्मोन। और धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम और अधिक डीजनरेट होती चली जाती है। क्या हो जाती है? और अधिक डीजनरेट हो जाती है। जब और अधिक डीजनरेट हो जाती है तब इसका नेम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या नेम हो गया? कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कॉर्पस एल्बिकेंस धीरे धीरे डीजनरेट होती चली जाती है। यह है एलएस ऑफ ओवरी। इस प्रकार हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर देखी। कौन कौन सी?
स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एलएस ऑफ ओवरी। इसकी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये भी अलग से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये 5 नंबर में पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एलएस ऑफ ओवरी ये 3 नंबर में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो पूछा जाता है ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ ओवम, एक अंडे की या एक परिपक्व अंडे की सचित्र, एक परिपक्व अंडे का चित्र बना करके नामांकित कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर यह है स्ट्रक्चर ऑफ एन मैच्योर ओवम। यहाँ पर देखें इस मैच्योर ओवम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या नेम इसका? कोरोना रेडिएटा। इसकी जो सेल्स होती हैं ये एग के न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं। इसके अंदर यह जो सेकंड लेयर है ये कहलाता है जोना पेलिसुडा। क्या नेम है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा यह सेकंड लेयर होती है, जबकि यह ओवम की आउटर मोस्ट लेयर है। यह आउटर मोस्ट लेयर में एक पार्ट ऐसा होता है जहां से स्पर्म इंटर करता है। इस पार्ट को बोल देते हैं रिसेप्शन कोन, प्रवेश कोण कहते हैं। यहीं से स्पर्म इस ओवम के अंदर पहुंचता है और इसके बीचों बीच पाया जाता है डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है जो इसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़े। कौन कौन सा? फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एलएस ऑफ ओवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम। 3 स्ट्रक्चर, 3 टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े। तो आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। इसको जरूर पढ़िए। आगे जो आपके अदर फ्रेंड हैं उनको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो थैंक्स। और मेरे व्हाट्सएप नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा बताइए। थैंक्स।